श्लोक बोला, तुम्हारा म्यूट बटन। कब से देख रहा हूँ बकबक करे ही जा रही हो। कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम चुप करो तब तो न बोलूं। स्तुति उसे ही देख रही थी। वो फिर बोला, क्या कह रही थी? कांड किया है मैंने इसलिए भागा हूँ वहां से, है ना? श्लोक के एक्सप्रेशन पहले से थोड़े सीरियस हो गए थे, जिससे स्तुति घबरा गई और नामे से रिलाने लगी। और क्या मैं गुंडे जैसा दिखता हूँ? और हरकतें भी वैसी ही हैं, है ना? स्तुति ने फिर से नामे गर्दन हिला दी। श्लोक बोला, नहीं नहीं, मैं तो हूं ही गुंडा, दिखने में भी और हरकतों से भी। लेकिन एक मिनट, गुंडे वाली हरकत तो अभी तुमने देखी ही नहीं मेरी। कोई बात नहीं, अब दिखा देता हूँ, कहकर वो उसके चेहरे पर झुकने लगा, जिसे देखकर स्तुति की सांसें अटक गईं घबराहट के मारे। स्तुति की आंखें श्लोक की बात सुनकर हैरानी से बड़ी हो गईं और वो नामे गर्दन हिलाने लगी, लेकिन श्लोक उसकी तरफ और झुकने लगा। स्तुति ने घबराहट के मारे आंखें कसकर मींच लीं। श्लोक उसके चेहरे के पास आकर धीरे से बोला, इस बार माफ कर रहा हूँ मोहतरमा। अगली बार मुझे उकसाने की कोशिश की ना तो समझ लो। एक बात, अगली बार ये जो मेरे हाथ का पर्दा है ना तुम्हारे और मेरे होठों के बीच में, वो नहीं रहेगा। यू अंडरस्टैंड? इसलिए मोहतरमा, मेरे बारे में कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा, कहकर उसने उसके होंठ से हाथ हटाया और उससे दूर हुआ। स्तुति की आंखों में अभी भी डर दिख रहा था। वो श्लोक को ही देख रही थी अपनी सहमी सहमी आंखों से। फिर वो बोला, खैर अभी आराम कर लो जरा, काफी थक गई होगी भाग भाग कर, है ना? इतना कहकर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। स्तुति की आंखों में नमी तैर गई। वो डबडबाई आंखों से बोली, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा आखिर? मुझे जाने दो। मुझे आराम नहीं करना, मुझे वापस जाना है अपने घर, अपनी मम्मा के पास, अपने पापा, अपनी बंधु के पास। प्लीज़ मुझे जाने दो ना। मोक्ष ने अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत किया भी है तो मैं उसकी तरफ से तुमसे हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगती हूँ। उसने जानबूझकर नहीं किया होगा, मैं जानती हूँ उसे। वो बुरा नहीं है, प्लीज़ मेरा विश्वास करो और मुझे जाने दो। कहते हुए वो रोने लगी और रोते रोते सोफे पर बैठ गई और फिर बोली, वो लोग बहुत परेशान हो रहे होंगे मेरे लिए, और ख़ास करके मेरी मम्मा। उनका तो पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा रो रो कर। प्लीज़, तुम्हारी भी तो मम्मा है ना, अगर वो तुमसे दूर हो तो कैसा लगेगा तुम्हें? और ख़ास करके उन्हें, सोचो ज़रा, और वो भी जब उन्हें पता भी नहीं हो कि तुम आखिर हो कहाँ। उसकी बात सुनकर और उसे ऐसे रोते देखकर श्लोक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। स्तुति बस रोए जा रही थी। अब उसकी हिम्मत शायद जवाब दे गई थी। श्लोक की आंखें भी हल्की सी नम हो गईं। वो स्तुति के पास बैठ गया और उसका हाथ खुद ब खुद उठ गया और उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। स्तुति को कोई ध्यान नहीं था, लेकिन श्लोक का पूरा ध्यान सिर्फ स्तुति में ही था। उससे उसका दुख देखा नहीं जा रहा था। पता नहीं क्या आया उसके मन में कि उसने झटके से स्तुति को सीने से लगा लिया, उसे बाहों में भर लिया, और इससे उसे खुद को भी पता नहीं क्यों बहुत सुकून मिला। जैसे एक पल के लिए उसकी अधूरी सी जिंदगी का खालीपन भर गया हो। जैसे इसी सुकून की तलाश थी आज तक उसे। उस समय के लिए अपना सारा दुख दर्द भूल गया वो, और बस उस पल को जीने लगा। स्तुति को जब एहसास हुआ तो वो झटके से उससे दूर हो गई। श्लोक भी एकदम से होश में आया। स्तुति गुस्से में बोली, हद होती है किसी भी चीज़ की। पहले खुद तकलीफ देते हो और फिर बड़े महान बनने चले हो। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए, बस छुटकारा चाहिए तुम्हारी इस कैद से। वो दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। और अगर इतनी ही दुश्मनी है कि नहीं छोड़ सकते तो एक काम करो, अभी के अभी मुझे गोली मार दो और मार डालो मुझे, ताकि सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाए। सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी फिर, क्योंकि इन सभी की कड़ी कहीं ना कहीं मैं ही हूं ना। तो ख़त्म कर दो मुझे और निभा लो अपनी दुश्मनी। वो गुस्से से बोले जा रही थी। श्लोक ने उसे फिर से अपने करीब खींच लिया और उसके होठों पर उंगली रख दी और बोला, चुप हो जाओ, एकदम चुप। स्तुति उसे घूरने लगी तो वो बोला, ऐसे मैं डरने वाला नहीं हूँ। और एक बात, हमेशा बकबक करती रहती हो, कभी किसी और की भी सुन लिया करो। और रही बात तुम्हें चोट पहुंचाने की, तो वो सपने में भी नहीं कर सकता हूँ। वजह नहीं जानता, पहले भी कहा है, लेकिन बस नहीं पहुंचा सकता। और बात अगर सिर्फ दुश्मनी निभाने की होती तो अब तक इतने इत्मीनान से ट्रस्ट नहीं करता मैं तुम्हें। कब का दुश्मनी निभा चुका होता। और सच पूछो तो मैंने तुम्हें किडनैप इसलिए करवाया था कि मैं तुम्हारे जरिए मोक्ष को सबक सिखाऊंगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया। और मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन सिर्फ इतना देखना चाहता हूँ
कि क्या सच में वो तुमसे प्यार करता है। कितनी ज़रूरी हो उसके लिए तुम आखिर। आज 4 दिन हो गए हैं लेकिन अब तक वो तुम तक पहुंच नहीं पाया है। इतना ही प्यार है क्या? स्तुति ने उसका हाथ अपने मुंह से हटाया और बोली, बकवास बंद करो अपनी, और अपनी राय अपने पास रखो तुम। और मैं उसके बारे में मेरा ब्रेन वॉश करने की तो सोचना भी मत। और रही बात ढूंढने की, तो मुझे वो ज़रूर ढूंढ लेगा। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ास करके हमारे रिश्ते के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। तुम बस अपने काम से काम रखो, समझे? श्लोक ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना बोला, ऊपर सीढ़ियों से होकर लेफ्ट में दूसरा कमरा है, वहां जाकर आराम कर लेना, और कुछ खाना हो तो नौकरों से कह देना, बना देंगे। इतना कहकर वो वहां से अपने रूम की ओर चल पड़ा। उसका अजीब सा बिहेवियर स्तुति को कुछ समझ में नहीं आया। वो वहीं सोफे पर बैठ गई और सोचने लगी। श्लोक अपने रूम में जाकर इधर उधर टहलने लगा, जैसे बेचैन हो किसी बात से। वो चलते हुए ही खुद से बोला, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन विद मी। आखिर क्यों बार बार मैं खुद को रोक नहीं लेता हूँ उसके बारे में सोचने से। क्यों ना चाहते हुए भी मुझे उसकी चिंता होने लगती है। और मुझे क्यों बुरा लग रहा था जब वो रो रही थी, तो क्यों उसका दुख मुझे दर्द देने लगता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैं ऐसा नहीं था। मैं तो किसी से कोई मतलब नहीं रखता था ना। किसी के हंसने रोने या होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर आज ऐसा क्यों लगा मुझे कि मैं सब कुछ देख सकता हूँ, बस उसकी आंखों में आंसू नहीं। सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन उसकी तकलीफ नहीं। क्यों लग रहा है कि उसका मेरे आसपास होना हवा की तरह ज़रूरी हो गया है। उसकी मौजूदगी से मुझे सुकून क्यों मिलता है। और मैंने उसे अपने सीने से लगाया तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि दिल के जितने भी खुले हुए जख्म थे, सब भर गए। मैं उसके अधीन क्यों होता जा रहा हूँ। लग रहा है जैसे मैं नहीं, वो मुझे कंट्रोल कर रही है। आंखें बंद करके एक गहरी सांस भरकर वो बोला, क्या करूँ मैं आखिर, जिससे खुद को रोक पाऊँ, जिससे खुद के एहसासों को बढ़ने से पहले ही रोक पाऊँ। सही नहीं है यह सब जो मैं फील कर रहा हूँ। उसके पास आते ही मैं खुद पर से एक प्यार खोने लगता हूँ। अगर मेरे एहसासों को मैंने अभी नहीं रोका, तो फिर कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। यही सब सोचते सोचते उसकी कब आँख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। उधर मोक्ष और उसका खबरी दोनों बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए गए। पहले तो उन्हें परमिशन नहीं मिली, लेकिन फिर मोक्ष ने रिक्वेस्ट की तो बिल्डिंग के सेक्रेटरी ने उन्हें फुटेज देखने की इजाज़त दे दी। उस पूरे दिन की फुटेज को वो लोग ध्यान से देखने लगे। मोक्ष एक एक पल की रिकॉर्डिंग को बिना पलक झपकाए देख रहा था। तभी एकदम से वो बोला, पॉज करो जल्दी। उसके कहने पर फुटेज को पॉज किया तो देखा कि स्तुति एक शख्स के साथ बाहर आ रही थी। हालांकि अब उसने लहंगा नहीं, वो ट्रैक सूट पहन रखा था, लेकिन फिर भी मोक्ष ने झट से उसे पहचान लिया। लेकिन उस शख्स का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, और उसने सेट्स भी लगा रखे थे। वो जल्दी जल्दी स्तुति का हाथ पकड़कर ले जा रहा था। गाड़ी के पास आकर दोनों में थोड़ी बहस हुई, लेकिन फिर श्लोक ने उसे गाड़ी में बिठाया और खुद भी बैठा, और गाड़ी वहां से चली गई, और उसके पीछे पीछे बाकी और गाड़ियां भी। मोक्ष पॉज करके उस शख्स को पहचानने की कोशिश कर रहा था। वो बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस इंसान को कहीं देखा है, और मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन फिर अभी क्यों नहीं मैं पहचान पा रहा हूँ। वो पूरा जोर लगा रहा था दिमाग पर। फिर अचानक से वो चेयर से उठा और एकदम हैरानी और गुस्से से बोला, व्हाट। मोक्ष एकदम से हैरान होकर उठा तो साथ में खड़े उसका खबरी और बिल्डिंग का सेक्रेटरी भी हैरान हो गए। उसका खबरी बोला, क्या हुआ सर, आप इतने हैरान और परेशान क्यों हो गए अचानक से। क्या आप जानते हैं इस इंसान को? मोक्ष बोला, शायद जानता हूँ और शायद नहीं भी। श्योर होना बाकी है अभी, पर फिलहाल आगे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो चलो। सेक्रेटरी को थैंक यू बोलकर वो दोनों चले गए। फिर मोक्ष ने अपने खबरी को कहकर वापस भेज दिया कि आगे क्या करना है यह वो उसे बाद में बता देगा। फिर वो गाड़ी चलाने लगा, आगे रास्ते की तरफ देखने लगा और खुद से बोला, बहुत अच्छे से कोशिश की तुमने मुझसे सच छुपाने की, लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर अपने पीछे कोई ना कोई क्लू तो छोड़ ही देता है। तुमने भी ना चाहते हुए भी इतनी बड़ी गलती कर ही दी श्लोक उपाध्याय। फिर थोड़ा गुस्से से बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हम दोनों के बीच में मेरी स्तुति को लाने की। तुमने उसे किडनैप किया, सो रविश एंड चाइल्डिश। तुमने उसे हमारी सगाई के दिन गायब कर दिया, क्या सोचकर कि मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा।
अच्छे से समझ नहीं पाए मुझे अभी तक शायद। मुझसे जुड़ी कोई चीज़ तक मुझसे दूर हो जाए तो उसकी जड़ तक पहुंचकर ही रहता हूँ हर हाल में। और यहाँ तो बात उसकी है जिससे मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ इमोशनली। तो श्लोक उपाध्याय, अब तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, स्तुति को छुपाने की, मैं उस तक पहुँचने ही वाला हूँ। और एक बात और, अगर तुम्हारी वजह से उसे एक आंच भी आई हुई हुई ना, तो कसम से ये बिजनेस रिवाइवल जो सिर्फ बिजनेस डील्स और ऑफिस तक सीमित थी ना, वो पर्सनल हो जाएगी। इनफैक्ट उसकी शुरुआत तो तुमने कर ही दी है। तो अब तुम देखना मोक्ष की वो साइड जो अपनों के लिए जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। तो तुम बस तैयार रहो फेस ऑफ के लिए। आ रहा हूँ मैं अपनी स्तुति को वापस लेने। इतना कहकर उसने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। उधर स्तुति भी सोफा पर बैठे बैठे सो गई थी। शाम के 4 बज चुके थे। अचानक से उसकी नींद खुली तो उसे फील हुआ कि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। उसे बहुत भूख लग रही थी। तभी उसके पास लोग के घर में काम करने वाली महिला आई जो कुछ 40 साल के आसपास की थी। वो आकर स्तुति से बोली, मैडम, आपको भूख लगी है तो खाना लगा दूं? स्तुति पहले तो मना करने को हुई, लेकिन फिर कुछ सोचकर बोली, हाँ जी, खाना लगा दीजिए। वो महिला मुस्कुराते हुए खाना लगाने चली गई तो स्तुति सीढ़ियों की तरफ देखकर सोचने लगी, ये मुझे यहाँ छोड़कर खुद लगता है फरार हो गया है पुलिस के बचने के लिए। तभी एक नौकर आकर बोला, मैडम खाना लग गया है। स्तुति उससे बोली, एक बात बताइए भैया, आपके बॉस कहीं चले गए हैं क्या? इतनी देर से उसके चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई, वरना 1 मिनट भी मुंह बंद नहीं रह सकता उसका, उस जाहिल इंसान का। वैसे आपके कान के पर्दे नहीं फटे क्या अब तक? उसकी लाउड स्पीकर जैसी आवाज़ सुन सुनकर वो नौकर उसे हैरानी से देखने लगा कि वो ये सब श्लोक के बारे में बोल रही है जिसके बारे में कोई चुगली तक नहीं कर सकता। वो उसी के घर के हॉल में खड़े होकर जोर से बोल रही है और वो भी ऐसे। वो उसे समझाते हुए बोला, मैडम, आप सर के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हैं? उन्हें पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। स्तुति टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोली, कितना डरते हो तुम लोग उस राक्षस से? कुछ नहीं होगा। अगर वो तुम्हें कुछ कहे तो मुझे बताना। मैं ब्लैक बेल्ट हूँ जूडो में, तो डरो मत। ऐसे खड़ूस बॉस से समझे। वो बेचारा उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। फिर स्तुति बोली, वैसे कहाँ गया है तुम्हारा जल्लाद बॉस? वो बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगा और सीढ़ियों की तरफ इशारा करके धीरे से बोला, वो अभी अपने रूम में ही है। स्तुति बोली, ठीक है तुम जाओ, मैं आती हूँ खाना खाने। जी मैडम, कहकर वो वहां से चला गया। और स्तुति खुद से बोली, कितना बड़ा निर्दयी है ये इंसान, बिल्कुल तरस नहीं खाता किसी पर। मुझे घर नहीं जाने दे रहा और इधर अपने घर के नौकरों को भी डरा कर रखा हुआ है और खुद आराम फरमा रहा है। लेकिन मैं भी स्तुति हूँ, अगर तुम मुझे चैन से नहीं जीने दोगे तो मैं भी तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। इतना कहकर वो सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर पहुंचकर सारे कमरों में देखने लगी। घर तो बहुत बड़ा और खूबसूरत था, जिसे देखकर स्तुति हैरान भी हो रही थी। कुछ कमरे देखने के बाद एक कमरे का दरवाजा आधा खुला था तो आधा बंद था। स्तुति ने वो दरवाजा पूरा खोल डाला और अंदर आ गई। अंदर आकर देखा तो ये तो इस घर का सबसे ज्यादा बड़ा और खूबसूरत कमरा है। हर चीज एकदम से अपनी जगह पर है और सब कुछ एंटीक है। साइड में कांच की एक दीवार थी जिसके बाहर स्विमिंग पूल का नजारा दिख रहा था। वो कमरा देखकर तो स्तुति का मुंह खुला का खुला रह गया। वो अभी इधर उधर देख ही रही थी कि अचानक से उसका ध्यान बेड पर गया जहाँ पर श्लोक सो रहा था। उसे देखते ही उसका मुंह बन गया और वो बोली, तो ये कमरा इस जल्लाद का है? फिर तो यह भी इसी की तरह ही बेकार है। हूँ। फिर अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे देखते हुए गुस्से से बोली, दूसरों की नींद हराम करके खुद कैसे चैन से सो रहा है ये इंसान, लेकिन मेरे होते हुए मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी इतने आराम से। फिर साइड टेबल से पानी का भरा हुआ गिलास उठा लिया और बोली, अभी बताती हूँ बच्चों की स्तुति नाम की आफत को संभालना कोई खाला जी का वाडा नहीं है। जो अभी पानी उसके ऊपर फेंकने ही वाली थी कि अचानक से श्लोक नींद में ही बड़बड़ाने लगा, मम्मा, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना आपके पास हमेशा। पापा तो छोड़कर चले गए हमें, लेकिन अब आप मेरे साथ रहो ना। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा। प्लीज मम्मा उठो ना। प्लीज डॉक्टर बोलो ना मेरी मम्मा को उठ जाएं अब। इतना कहते ही नींद में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। यह देखते ही स्तुति के हाथ का जग वापिस से टेबल पर आ गया
वो धीमे कदमों से उसके बेड के पास पहुंची तो श्लोक अभी भी किसी बच्चे की तरह बड़बड़ा रहा था। स्तुति उसका यह रूप देखकर बहुत हैरान थी। वो उसके बेड के पास ही खड़ी थी कि श्लोक ने नींद में ही उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठा दिया और उसका हाथ कसकर थामे हुए फिर से बोलने लगा, प्लीज मम्मा, आपको मेरी कसम है, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, वरना मैं भी मर जाऊंगा। स्तुति को इतना समझ में आया कि श्लोक को बचपन में काफी गहरा कोई घाव मिला है, जिसका असर आज भी उसकी नींद पर होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे आखिर, लेकिन श्लोक अभी भी बड़बड़ाए जा रहा था। पहले तो वो उसे उठाने को हुई, लेकिन फिर न जाने क्यों नहीं उठाया और उसके गालों पर आए हुए आंसुओं को उसने अपने हाथों से पोंछ दिया। जैसे ही अपने हाथों को हटाती कि उससे पहले ही श्लोक ने उसका हाथ पकड़कर अपने गाल के नीचे रख लिया। स्तुति की आंखें हैरानी से खुली रह गईं। वो हाथ हटाने को हुई तो श्लोक ने और कसकर पकड़ लिया। स्तुति को लगा कि वो सोने का नाटक कर रहा है। उसने कोशिश की 2-3 बार, लेकिन नहीं छुड़वा पाई अपना हाथ। वो खुद से कहने लगी, मैं भी पागल ही हूँ, पता नहीं क्यों आती मैं यहाँ और ये मेरे हाथ को पिलो समझकर आराम फरमाने में लग गया है। क्या करूं अब? कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहा है ना? उसने जग में से थोड़ा पानी लेकर उसके मुंह पर डाला तो श्लोक एकदम से उठ गया और बोला, हु द हेल इज हियर? फिर उसका ध्यान स्तुति पर गया, जो उसके ठीक पास बैठी थी। उसे देखकर वो बोला, तुमने पानी डाला मेरे मुंह पर? स्तुति हाथ बांधकर मुस्कुराते हुए बोली, मेरे अलावा कोई और दिख रहा है तुम्हें यहाँ? नहीं ना? तो ऑब्वियसली मैंने ही डाला है। तुम जो कब से मेरे हाथ को पिलो समझकर अपने इस वाटरमेलन जैसे सर के नीचे कुचल कर बैठे थे, तो मैंने अपने हाथ को तुमसे आज़ाद करवाने के लिए ये सब किया। मैं तुम्हारे हाथ के ऊपर सर रखकर सो रहा था। हाँ जी मिस्टर खड़ूस राक्षस। राक्षस किसे बोला? तुम्हारे अलावा और कोई दिख रहा है यहाँ? तुम झूठ बोल रही हो। तुमने मुझे परेशान करने के लिए पानी डाला ना, और अब बहाना बना रही हो। स्तुति अपना हाथ दिखाते हुए बोली, अच्छा तो क्या मेरा ये लाल हुआ हाथ झूठ बोल रहा है? श्लोक ने देखा कि उसका हाथ सच में लाल है, तो वो बोला, तो तुम यहाँ आई क्यों थी बिना पूछे मेरे कमरे में? मुझे नींद में बोलने की आदत है और किसी के रूम में बिना पूछे नहीं घुसते। इतने भी बेसिक मैनर्स नहीं है क्या? स्तुति खड़े होकर बोली, मैनर्स की बात तो देखो कौन कर रहा है, जो खुद किसी लड़की को उसकी सगाई वाले दिन चोरों की तरह किडनैप करके लाया, सिर्फ अपनी बिजनेस राइवलरी के चलते। और मैं कमरे में क्या घुस गई, अब मैनर्स का पाठ पढ़ाने लगा मुझे। वो फिर से अपना नॉन स्टॉप बोल बच्चन शुरू करती, उससे पहले श्लोक ने आगे बढ़कर उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। श्लोक ने स्तुति को अपनी ओर खींचकर उसके मुंह को हाथ से बंद कर दिया। स्तुति आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगी और श्लोक फिर से उसकी आंखों में देखने लगा। श्लोक को फिर से उन्हीं एहसासों ने घेर लिया जो उसे स्तुति से जोड़े जा रहे थे, जिनसे वो बचना चाहता था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और वो उसी इंटेंसिटी से उसकी आंखों में देखने लगा। स्तुति ने जब उसे इस तरह खुद को देखता पाया तो अपनी नज़रें झुका लीं और इधर उधर देखते हुए बोली, छोड़ो मुझे। श्लोक उसकी आवाज़ से होश में आया और बोला, अगर छोड़ दूंगा तो फिर से तुम्हारी चपड़ चपड़ शुरू हो जाएगी और मेरे कान इतना अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए मोहतरमा पहले मुझे ये विश्वास दिलाइए कि आप बोलेंगी नहीं। स्तुति उसकी बात पर उसे आंखें दिखाते हुए बोली, क्यों नहीं बोलूं मैं? मेरे बोलने से अगर दिक्कत है तो अपने कान बंद कर लो। तुम्हारे ऑर्डर के हिसाब से नहीं चलूंगी मैं। मेरा जितना मन करेगा उतना बोलूंगी मैं, और मैं बिना बात के नहीं बोल रही थी। बात पहले तुमने शुरू की थी, मैं तो बस उसका जवाब दे रही थी। आइंदा से मुझे इल मैनर्स बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बात समझ में? फिर उसे उंगली दिखाते हुए, आ ही जानी चाहिए। उसकी बेधड़क बात सुनकर श्लोक को हंसी भी आ रही थी और कहीं ना कहीं दिल में कोई एहसास हर पल के साथ और गहरा होता जा रहा था, जिसकी भनक तो उसे भी थी। बस वो खुद से झूठ बोल रहा था। श्लोक ने उसकी उंगली को पकड़कर प्यार से नीचे किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मोहतरमा, श्लोक उपाध्याय को उंगली दिखा रही हैं आप, जो सबको अपनी उंगलियों पर नचाता है। इम्प्रेसिव। स्तुति उसका हाथ झटकते हुए बोली, शट अप, अपनी बकवास बंद करो। जो मुंह में आता है बक देते हो। जोर से झटकने के कारण श्लोक का हाथ अनजाने में दीवार से टकरा गया और उसका जख्म, जो अभी ताजा ही था, वो दुख गया और उसके मुंह से आह निकली।
तो वो स्तुति से दूर हो गया। स्तुति को जब एहसास हुआ कि उसे लग गई है तो वो परेशान हो गई और जल्दी से उसका हाथ पकड़कर फूंक मारने लगी और परेशान होते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया ये, मुझे माफ़ कर दो। ज़्यादा जोर से लग गई क्या? पहले से ही जख्म ज़्यादा था, अभी और दुख रहा होगा ना? कहते हुए वो इसी हाथ पर फूंक मारने लगी। उसकी ऐसे खुद की फिक्र करते देखकर श्लोक को पता नहीं क्यों पर बहुत अच्छा लग रहा था। उसे अब दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था। उसे तो बस स्तुति की प्यार भरी छुअन का ही एहसास हो रहा था, जो उसके हर दर्द पर मरहम का काम कर रही थी, फिर चाहे वो दर्द बाहर का हो या उसके अंदर का। माँ के अलावा किसी की मौजूदगी से उसे अगर अपनेपन का एहसास हुआ था तो वो स्तुति थी। इतने साल से जिस स्पर्श के लिए वो तरस रहा था, ऐसा लग रहा था उसे जैसे यही है वो स्पर्श। उसे कोई होश ही नहीं था। स्तुति उसे कब से कुछ बोले जा रही थी, लेकिन उसका ध्यान ही नहीं था। स्तुति ने उसके सामने हाथ हिलाया तो उसे होश आया और वो हड़बड़ा गया। स्तुति बोली, कहाँ खोए हुए हो? कब से कह रही हूँ कि पट्टी चेंज करनी पड़ेगी ड्रेसिंग करके, लेकिन तुम्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। कहाँ खोए हो तुम? उसकी बात पर श्लोक के मुंह से धीरे से निकला, तुम में, जो स्तुति को सुनाई नहीं दिया। वो फिर से बोली, बहरे इंसान, कब से कह रही हूँ, फर्स्ट एंड बॉक्स कहाँ है बताओ? सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? खून बह रहा है जख्म से, लेकिन तुम्हें एहसास ही नहीं हो रहा है जैसे। जल्दी बोलो, अब कहाँ है फर्स्ट एंड बॉक्स? श्लोक हड़बड़ाते हुए बोला, वो उस साइड वाले ड्रॉर में है। स्तुति ने सर झटका और बोली, बैठो, अभी यहाँ हिलना मत। उसके कहते ही श्लोक बेड पर बैठ गया और स्तुति ने ड्रॉर से फर्स्ट एंड बॉक्स लाया और बैठकर पहले उसकी पट्टी खोली, जिससे अब थोड़ा थोड़ा खून रिसने लगा था। जिससे श्लोक को तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन स्तुति को बहुत बुरा लग रहा था जख्म देखकर। वो जल्दी से डेटॉल से साफ करने लगी और साथ साथ फूंक भी मार रही थी ताकि जलन ना हो। फिर उसने दवाई लगाई और पट्टी बांधने लगी। श्लोक को तो लग रहा था जैसे वक्त यहीं थम जाए और स्तुति यूं ही उसके पास बैठी रहे। पट्टी बांधने के बाद वो बोली, हो गया। तब जाकर श्लोक को होश आया और वो उसकी तरफ देखने लगा और बोला, थैंक यू। स्तुति उसकी तरफ देखते हुए बोली, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये चोट मेरी वजह से ही दुखी थी, इसलिए मैंने ड्रेसिंग कर दी। और इतना कहकर वो उठ गई और जाने लगी। तभी अचानक से श्लोक ने उसका हाथ पकड़ लिया तो स्तुति रुक गई और मुड़कर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तो श्लोक उठकर उसके पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे पता नहीं था कि जब कोई आपकी परवाह करता है तो कैसा लगता है, जब कोई आपके लिए परेशान होता है तो कैसा लगता है, लेकिन आज पहली बार एहसास हुआ है यह एहसास कितना खास होता है, कितना प्यारा होता है। स्तुति उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। श्लोक आगे बोला, क्यों मुझे चैन से सोने नहीं दे रही हो? क्यों मुझे खाना नहीं खाने दे रही हो? क्यों मेरे इस पत्थर हुए दिल में वो एहसास जगा रही हो? स्तुति हैरानी से बोली, ये क्या बोले जा रहे हो तुम? मैंने, इससे आगे वो कुछ बोलती इससे पहले ही श्लोक ने उसके होंठों पर उंगली रख दी और बोला, चुप, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, इसलिए बीच में मत बोलो। श्लोक उसके चेहरे पर आई बालों की लटों को कान के पीछे करते हुए प्यार से बोला, 2 ही दिनों में तुमने मुझे अपने बस में कर लिया, है ना? फिर मुस्कुराते हुए बोला, कहीं यह सब करने के लिए तुम्हें मोक्ष ने तो नहीं कहा ना, जैसे कि फिल्मों में होता है, कि तुम मुझ पर अपनी खूबसूरती का जादू चलाकर मुझे अपने बस में कर लो, ताकि वो मुझे बर्बाद कर सके तुम्हारे जरिए। बोलो। उसकी बात सुनकर स्तुति ने उसे धक्का देकर खुद से दूर किया और बोली, तुम सच में कितने बुरे हो और साथ में उतने ही घटिया तुम्हारी सोच भी है। मैंने इंसानियत के नाते तुम्हारी हेल्प की और तुम मुझ पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हो। और दूसरी बात, मोक्ष तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ऐसी गिरी हुई हरकत कभी सपने में भी नहीं करेगा अपनी झूठी शान के लिए। तो उस पर घटिया इल्ज़ाम लगाने से पहले खुद की तरफ देखो तुम। इतने बेरहम हो कि मेरे रिक्वेस्ट करने पर भी मुझे नहीं छोड़ रहे हो। और रही बात मेरी, तो मैं मरना ज़्यादा पसंद करूँगी बजाय तुम्हारे करीब आने के। तो सपने में भी ऐसा सोच मत लेना। और वैसे भी मोक्ष आता ही होगा मुझे लेने, तो तुम अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि अब तुम सीधे जाओगे जेल। फिर उसे उंगली दिखाते हुए बोली, आइंदा से याद रखना मेरी बातें। मोक्ष मेरा होने वाला पति है
और मैं उसके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगी, खासकर तुम्हारे मुंह से, समझे? उसकी बात पर श्लोक जोर से हंसने लगा। स्तुति हैरानी से उसे देखने लगी कि उसे क्या हो गया अचानक से। श्लोक ने उसे झटके से अपने करीब खींच लिया और उसे कमर से पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बहुत मासूम हो तुम जान, मजाक भी नहीं समझती हो, एक ही मिनट में सीरियस हो जाती हो। मैं तो मजाक कर रहा था, तुम पर शक कैसे कर सकता हूँ मैं? स्तुति ने उसे फिर से धक्का मारा और गुस्से से बोली, शट अप, जस्ट शट अप, बकवास बंद करो अपनी। और ये क्या बोला अभी तुमने? श्लोक बड़े प्यार से, जान, यही बोला मैंने, सुनाई नहीं दिया तो फिर से बोलूं क्या? जान, स्तुति उसे उंगली दिखाते हुए बोली, एक बार अगर और ये सब बकवास की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। श्लोक ने उसे एक ही झटके से दीवार से लगा दिया और उसकी चिन पर हाथ रखकर बड़े ही प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार भी बोलूंगा मैं। जान जान जान, कितनी बार सुनना पसंद करोगी जान? स्तुति हैरानी से उसकी ओर देखने लगी कि इतनी बार बोलने के बाद भी इसे कोई असर नहीं हो रहा है। श्लोक आगे बोला, और रही बात जेल की, तो कैद तो तुम पहले ही से ही कर चुकी हो मुझे अपनी इन झील सी गहरी आंखों में। अब किसी और जेल से डर नहीं लगता मुझे। और दूसरी बात, मरने की बात आज के आइंदा मेरे सामने ये सब गलती से भी मत बोलना अपने लिए, क्योंकि अब तो मैं भगवान को और मौत को भी इजाज़त नहीं दूंगा हमारे बीच आने की। तुम्हारी जान अब मेरी जिंदगी है। और हाँ, रही बात तुम्हारे यहाँ से जाने की, तो मैंने पहले ही कहा था कि एक बार अगर श्लोक उपाध्याय पूरी तरह से कैद हो गया उन एहसासों में, तो दुनिया की कोई ताकत भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर पाएगी। तो अब तैयार रहो तुम मेरी होने के लिए, क्योंकि अब तुम किसी और की हो ये गुंजाइश नहीं बची है। और होगी भी तो मैं सारी गुंजाइशें ख़त्म कर डालूंगा, क्योंकि श्लोक उपाध्याय अब से कैदी हो गया है तुम्हारे इश्क का, गुलाम हो गया है तुम्हारा। अब कोई अगर हमारे बीच में आएगा तो उसका सामना होगा मुझसे और तुम्हारे लिए मेरे जिद्दी इश्क से। वो ये सब बोल रहा था अपनी ही धुन में, और स्तुति उसकी बातों का मतलब समझने की नाकाम कोशिश कर रही थी कि तभी दोनों का ध्यान टूटा एक आवाज़ से, जो कि श्लोक के घर के हाल में से गूंजी थी, जो कि मोक्ष की थी। मोक्ष जोर से चिल्लाया, बाहर निकलो डरपोक और धोखेबाज इंसान, कहाँ बिल में चूहे के जैसे छुप गए हो? मोक्ष जबरदस्ती घुसकर अंदर आया था, क्योंकि श्लोक के गार्ड्स ने उसे पकड़ रखा था। लेकिन मोक्ष उन सबके जोर लगाने के बावजूद भी अंदर घुस गया था। उसकी आवाज़ सुनकर जहाँ स्तुति के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी, वहीं श्लोक के चेहरे के भाव एकदम से बदल चुके थे। स्तुति जल्दी से खुश होते हुए बोली, मोक्ष आ गया, मुझे पता था कि वो बहुत जल्दी आ जाएगा मुझे लेने, और वो आ भी गया। श्लोक ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल जान, तुम्हारी बात पर मुझे पूरा विश्वास है। वो आ तो गया है लेकिन वापिस खाली हाथ ही जाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा कि तुम यहाँ हो मेरे साथ। तो बस मैं ज़रा निपट कर आता हूँ अपने राइवल से, तुम यही मेरा इंतज़ार करना। फिर उसके चेहरे के करीब आकर प्यार से बोला, उसके बाद हम अपनी प्यार भरी बातें और रोमांस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? स्तुति झट से उसे खुद से दूर करते हुए गुस्से से बोली, बकवास बंद करो अपनी। और एक और बार अगर तुमने मेरे लिए वो बेहुदा शब्द यूज़ किया ना तो अच्छा नहीं होगा, देखना तुम। और दूसरी बात, मोक्ष मुझे लेने आया है ना, तो मुझे लेकर ही जाएगा, देख लेना तुम। श्लोक मुस्कुराते हुए बोला, वो तुम्हें यहाँ से तब ले जाएगा ना जान, अगर उसे पता चलेगा कि तुम यहाँ हो। और अभी फ़िलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हें भेजने का, तो इस बारे में मत सोचो तुम। फिर वो वहाँ से जाने को हुआ तो स्तुति ने उसे रोकना चाहा, लेकिन श्लोक ने कमरे से बाहर जाकर बाहर से लॉक कर दिया। स्तुति दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन श्लोक मुस्कुराते हुए जाने लगा तो स्तुति जोर से बोली, बाहर निकालो मुझे बेहुदा इंसान, नहीं तो मार डालूंगी तुम्हें। उसकी बात पर श्लोक वापस मुड़ा और दरवाजे के पास आकर बोला, मार तो पहले ही चुकी हो मुझे अपनी इन कातिल निगाहों से जान, अब तो बस आत्मा बची है मेरी, जो तुम में लीन होना चाहती है हमेशा के लिए। इसलिए मारने की धमकी देना तो बेकार है। और सोनी, एनर्जी वेस्ट मत करो, बहुत मायने रखती है तुम्हारी हर चीज़ मेरे लिए। खैर अभी आता हूँ, कहकर वो बिना स्तुति को बोलने का मौका दिए ही वहां से चला गया और सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। मोक्ष ने देखा कि श्लोक नीचे आ रहा है तो वो जोर से बोला, आ गए डरपोक इंसान, कितने कायर हो तुम। पीठ पीछे वार किया और फिर छुप कर भी बैठ गए कि किसी को पता न चले तुम्हारी कायरता का।
श्लोक ने अपने गार्ड से इशारा किया मोक्ष को छोड़ने का, क्योंकि वो अभी भी उसे पकड़े हुए थे। उसका इशारा पाते ही वो सब बाहर चले गए। श्लोक नीचे आया और आकर मोक्ष के सामने पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, या यूं कहें कि एक दूसरे को घूर रहे थे। मोक्ष ने झटके से आगे बढ़कर श्लोक का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से बोला, सीधे पॉइंट पर आओ और बताओ कि स्तुति कहाँ है, क्योंकि इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब हो रखा है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों से किसी का खून हो जाए, इसलिए साफ साफ बताओ कहाँ छिपा कर रखा है तुमने मेरी स्तुति को। उसकी बात सुनकर श्लोक हल्के से मुस्कुरा दिया और अपना कॉलर छुड़वाते हुए बोला, पहले दिमाग को जरा ठंडा करो बरखुरदार, क्योंकि गर्म दिमाग में अक्सर इंसान गलती कर जाता है। और दूसरी बात रही मेरे कार्य या करेजियस होने की, तो किसी की भी राय मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती। कोई मेरे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं, अगर ये सभी मैं ही सोचने लगूंगा तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे भला। उसकी बात पर मोक्ष को और गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए बोला, बकवास बंद करो अपनी। मैं यहाँ तुम्हारी दलीलें सुनने नहीं, बल्कि इस स्तुति को लेने आया हूँ जिसे तुमने किडनैप करवाया है। अब जल्दी बको कहाँ है वो, ताकि मैं उसे लेकर जाऊं। उसकी बात को काटते हुए श्लोक बीच में ही बोल पड़ा, एक मिनट, तुम्हें यहाँ गर्मी सी नहीं लग रही है? ऐसा करते हैं, बाहर कहीं जाकर आराम से बात करते हैं। उसकी बात पर मोक्ष बोला, मैं यहाँ तुमसे बातें करने नहीं आया हूँ। आई बात समझ में? अब मेरा दिमाग खराब हो और मैं कुछ ऐसा कर दूँ जिससे तुम बाद में पछताओ, तो इससे अच्छा है कि अभी बता दो और इस बात को भी यहीं ख़त्म करते हैं। अगर बात आगे बढ़ी तो इतनी आगे बढ़ जाएगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। श्लोक टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, बात आगे तो बढ़ चुकी है और इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब पीछे लौट ही नहीं सकती। उसकी बात पर मोक्ष हैरानी से बोला, क्या बकवास कर रहे हो? पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बोलो। श्लोक ने गाड़ी की चाबी पकड़ी और उसे उंगली पर घुमाते हुए बाहर जाते हुए बोला, साफ साफ सुनना है तो आ जाओ मेरे साथ। मोक्ष को उसकी हरकत पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन इस वक्त वो कुछ कर नहीं सकता था। उसे स्तुति का पता लगाना था जो सिर्फ श्लोक के पास था, तो उसे ना चाहते हुए भी मन मारकर उसके पीछे जाना पड़ा। बाहर आया तो श्लोक गाड़ी में बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। मोक्ष आया तो श्लोक ने उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया, तो मोक्ष गुस्से का घूंट पीकर आकर गाड़ी में बैठ गया। उसके बैठते ही श्लोक ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और सड़क की तरफ देखते हुए बिना किसी भाव के गाड़ी चलाए जा रहा था। मोक्ष के बार बार पूछने पर भी उसने बताया नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक जगह आकर श्लोक ने गाड़ी एकदम से रोक दी और नीचे उतर गया, और उसके पीछे ही मोक्ष भी उतर गया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बिना वक्त गवाए बोला, हो गया तुम्हारा नाटक? अब जल्दी से बताओ कि कहाँ है मेरी स्तुति। पहले ही इतना वक्त बर्बाद कर चुके हो, अब और समय नहीं है मेरे पास। सीधे सीधे पॉइंट पर आओ। श्लोक दो कदम आगे आया और उसकी आंखों में देखने लगा। मोक्ष भी वैसे ही उसकी आंखों में देखने लगा। तभी मोक्ष बोला, श्लोक, मैं मानता हूँ कि हम बिजनेस राइवल्स हैं और एक दूसरे से बहुत नफरत भी करते हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि हमारी दुश्मनी सिर्फ हम तक ही सीमित रहनी चाहिए, उसमें फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करेंगे हम। पर तुम हर बार दुश्मनी के रूल तोड़ देते हो, और इस बार तुमने सीधा मेरी मंगेतर को टारगेट किया। उसे मेरी सगाई वाले दिन उठवा लिया। फिर उसका कॉलर पकड़कर बोला, स्तुति पर अगर आँच भी आई ना, तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। याद रखना ये बात। मुझसे जो भी ग्रजेस हैं निकाल लो, लेकिन स्तुति को छोड़ दो। वो मेरी होने वाली वाइफ है और उससे भी पहले मेरी बचपन की दोस्त, तो उसकी रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूँगा, समझे तुम? कहकर उसने उसका कॉलर झटक दिया, लेकिन अभी भी उसे गुस्से से घूर रहा था। उसकी बात खत्म होते ही श्लोक हल्का सा मुस्कुराया और अपना कॉलर ठीक करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, शांत हो जाओ मिस्टर मोक्ष खन्ना, कितना हाइपर होते हो यार, कहीं बीपी ना बढ़ जाए तुम्हारा और खामखा एक और इल्जाम लगा दोगे मुझ पर। और रही बात दुश्मनी की, तो मैं उसे फैमिली तक कहाँ लेकर गया अभी तक? और वो तुम्हारी मंगेतर, ना ना, अभी कहाँ मंगेतर हुई है, सगाई तो हुई ही नहीं, तो मंगेतर नहीं दोस्त कहना ठीक रहेगा। दो कदम चलकर वो अपने हाथ पॉकेट में डालकर बोला, तो वो तुम्हारी फैमिली का हिस्सा तो किसी तरह से नहीं है। और बात रही रूल तोड़ने की, तो थोड़ा रुककर वो मुड़ा और मुस्कुराकर बोला, श्लोक उपाध्याय को बांध सके ऐसे रूल इस दुनिया में कहीं नहीं बने हैं।
मैं वही करता हूँ जो मुझे करना होता है। फिर उसके पास आकर बोला, वैसे मानना पड़ेगा, चॉइस बड़ी अच्छी है तुम्हारी। मतलब क्या लड़की चुनी है तुमने, एकदम परफेक्ट। लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उसकी आंखों में देखते हुए, संजीद होकर। श्लोक उपाध्याय के लिए। उसकी बात सुनकर मोक्ष की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसका गुस्सा बढ़ गया। वो श्लोक का कॉलर पकड़कर बोला, सोचना भी मत ऐसा, स्तुति मेरी है। उस पर अपनी गंदी नज़र डालने का ख्याल भी मत लाना अपने इस घटिया दिमाग में, वरना जान से मार डालूंगा तुम्हें। श्लोक ने शांति से उसके हाथ अपने कॉलर से नीचे किया और बोला, गंदी नज़र क्यों डालूंगा मैं उस पर? ना ना, बिल्कुल नहीं। ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता मैं। मोक्ष उसकी बात पर हैरान हो गया तो श्लोक बोला, और तुम मुझे क्या मारोगे भला? कत्ल तो मेरा पहले ही कर चुकी है तुम्हारी। थोड़ा रुककर एक उंगली के इशारे से, ना ना, तुम्हारी नहीं। अपने दिल पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए, मेरी, हाँ मेरी स्तुति। उसकी बात पर मोक्ष की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? स्तुति मेरी है, उसका ख्याल भी मत लाना अपने दिमाग में। उसकी बात पूरी होने से पहले ही श्लोक बोल पड़ा, अरे दिमाग की बात कर रहे हो तुम? उसने तो मेरे रोम रोम पर कब्जा कर डाला, एक ही नज़र में। पता है, जब उसे उठाया था तो सोचा था उसे टॉर्चर करके तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा, लेकिन उसने तो अपनी उन भूरी आंखों से मुझे ही मार डाला। हाँ, पहली नज़र में घायल कर डाला मुझे। फिर अपने हाथ फैलाकर आसमान की तरफ देखते हुए हंसते हुए बोला, इश्क का रोग लगा दिया मुझे मेरी स्तुति ने। हाँ हाँ, प्यार हो गया मुझे। श्लोक उपाध्याय को प्यार हो गया, वो भी मोक्ष की तरफ देखकर, जिद्दी वाला, और थोड़ा सीरियस होकर। और अब किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो मुझसे उसे छीन सके। स्तुति श्लोक की है, सिर्फ श्लोक की। मोक्ष गुस्से से, बकवास बंद करो और मेरी स्तुति को छोड़ दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। श्लोक उसकी तरफ देखकर सीरियस होकर, कोशिश करके देख लो। स्तुति तो अब तुम्हें मिलने से रही, क्योंकि अब वो मेरी है, सिर्फ श्लोक की। और एक दिन वो खुद कहेगी कि वो मेरी है। ये वादा है तुमसे मेरा। तो अब कोई और अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो और स्तुति का ख्याल दिमाग से निकाल दो। मोक्ष उसकी बात सुनकर गुस्से से और ज्यादा भर गया और उसने अपनी पॉकेट में से गन निकाल ली और उसे श्लोक की तरफ पॉइंट करके बोला, बस बहुत हो चुका तुम्हारा नाटक। कब से बर्दाश्त कर रहा हूँ। बात दुश्मनी तक थी तो ठीक था, लेकिन तुमने स्तुति को बीच में लाकर हर हद पार कर दी है। और अब इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है तुम्हारी मौत। उसकी बात पर श्लोक हंसने लगा और बोला, इस खिलौने से डरा रहे हो मुझे? कमबख्त, मरने से डरता कौन है? डर तो अब मुझे सिर्फ मेरी जान से दूर होने से लगता है, ना कि इन खिलौनों से। अरे इनसे तो मैं रोज खेलता हूँ। फिर उसका हाथ नीचे करके बोला, मेरी बात मान लोगे तो सब यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर मुझसे उसे छीनने की कोशिश भी करोगे तो तुम मेरा वो रूप देखोगे जिसे देखने के बाद तुम बहुत पछताओगे। तो एडवाइस अच्छी है मेरी, वो भी एकदम फ्री, तो मान लो। मोक्ष बोला, देखो श्लोक, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम मेरे और स्तुति के बीच में आकर। वो मेरी होने वाली मंगेतर है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। किसी की नज़र तक बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं उस पर, और तुम उसे मुझसे छीनने की बात कर रहे हो। भूल जाओ, कभी नहीं कर सकोगे। मोक्ष की बात पर श्लोक हल्का मुस्कुरा दिया और उसके पास आकर के टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ बोला, गलती? गलती ही तो नहीं करना चाहता उसे खुद से दूर जाने देकर अब मैं, क्योंकि वो अब मेरे लिए मेरी सांसों से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। और रही बात सही या गलत होने की, तो उसकी परवाह मैं नहीं करता, क्योंकि इस दुनिया ने मुझे सिखा दिया है कि आप बस अपनी नज़रों में सही होने चाहिए। बाकी किसी की सोच का ठेका नहीं ले रखा है मैंने। और अब श्लोक वो पहले वाला श्लोक नहीं रहा, जिससे कोई सब कुछ उसकी आंखों के सामने छीन कर ले जाए और वो चुपचाप देखता रहे। और कुछ और होता तो मैं जाने भी देता, लेकिन यहाँ बात मेरी जिंदगी की आ जाती है। हाँ, स्तुति मेरी जिंदगी बन चुकी है। कब कैसे नहीं पता, बस इतना पता है कि अब वो है तो मैं हूँ। फिर आंखों में थोड़ा गुस्सा लाते हुए बोला, और इस जमाने ने मुझसे जितना कुछ छीनना था छीन चुका है। अब अगर किसी ने मुझसे कुछ भी, और खास करके मेरी स्तुति को मुझसे दूर करने का ख्याल भी अपने मन में लाया ना, कसम है मुझे मेरी उसी जान की, ऐसा सोचने वाले को ही मैं जिंदा गाड़ दूंगा। फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, पर तुम ऐसा मत सोचना, भले ही तुमसे कितनी भी नफरत करता हूँ,
पर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तो अभी स्तुति का ख्याल छोड़ो और मैं अभी चलता हूँ, बहुत काम है मुझे। कहकर वो जाने लगा तो मोक्ष पीछे से चिल्लाया, बहुत पछताओगे तुम श्लोक, बहुत पछताओगे। और ये मत सोचना कि तुम्हारी इन बड़ी बड़ी धमकियों से मैं डर जाऊंगा और पीछे हट जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और रही बात स्तुति को ढूंढने की, तो ये तो अब पक्का है कि वो तुम्हारे पास ही है। तो अब मेरे लिए उस तक पहुंचना बहुत आसान है। तो अब चिंता तुम्हें करनी चाहिए कि मैं कभी भी उसे लेकर जा सकता हूँ, और वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और क्या ये तुम बार बार धमकी दे रहे हो कि उसे तुमसे दूर नहीं कर सकता? भला भला, किस बलबूते पर कह रहे हो आखिर? भूलो मत कि उसे किडनैप किया है तुमने। वो तुम्हारे पास है, ना कि तुम्हारे साथ। और पास है वो भी मजबूरी में, ना कि अपनी खुशी से। तो वो भी तुम्हारी कैद से आज़ाद होने का ही इंतजार कर रही है। तो अपना ये घमंड जरा अपने पास ही रखो तो बेहतर होगा। क्योंकि स्तुति तो क्या, उसकी परछाई तक को जीत नहीं पाओगे तुम कभी। क्योंकि उसे धोखेबाजी से सख्त नफरत है। और तुम तो धोखेबाजी के साथ साथ कायरता में भी बड़े अव्वल हो। एक लड़की के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हो, और बातें इतनी बड़ी बड़ी, जैसे बहुत महान काम कर रहे हो। और एक सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि स्तुति का ख्याल मुझे नहीं, तुम्हें निकालना होगा अपने दिमाग से। क्योंकि वो तुमसे प्यार तो क्या, नफरत भी ना करे। और वैसे भी प्यार वो मुझसे करती है, मेरी होने वाली मंगेतर है वो। भूल रहे हो तुम, इसलिए अपनी ही बातों पर जरा गौर करो मिस्टर श्लोक उपाध्याय। और अपनी इस इमेजिनेशन से बाहर निकलो कि स्तुति को हासिल कर सकोगे। क्योंकि स्तुति मेरी है, मोक्ष की। तो बस इंतजार करो थोड़ा सा और मैं अपनी स्तुति को तुमसे इतना दूर ले जाऊंगा जहां तुम्हारी परछाई भी उस तक नहीं पहुंच पाएगी। उसकी बात सुनकर श्लोक मुड़ा और धीमे कदमों से चलकर उसके पास आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, अच्छे हैं डायलॉग्स तुम्हारे। लगता है कोई भारी भरकम बॉलीवुड मूवी देख कर आए हो अभी अभी। लेकिन शायद बताया नहीं मैंने तुम्हें कि श्लोक उपाध्याय को डायलॉग्स मारने वाले नहीं, बल्कि उन्हें साबित करने वाले लोग पसंद हैं। खैर वो छोड़ो और मेरी बात जरा ध्यान से सुनो मिस्टर मोक्ष उपाध्याय। क्या बोला तुमने अभी? कि स्तुति को मुझसे दूर लेकर जाओगे? फिर हंसते हुए, आइडिया अच्छा है, फिर थोड़ा गुस्से से उसे घूरते हुए, अपने मन को बहलाने का। अब उसके अलावा और कुछ कर भी तो नहीं पाओगे ना आखिर तुम? फिर से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके पीछे चलते हुए, क्योंकि ऐसा सब कुछ सिर्फ तुम्हारे सपने में ही हो सकता है, लेकिन हकीकत में वही होगा जो मैं चाहूंगा। और अब सुनो मेरी बात ध्यान से। फिर से उसके सामने आकर, और तुम स्तुति को तो क्या, उसकी परछाई को भी मुझसे दूर नहीं ले जा सकते। क्योंकि अब उसकी परछाई पर भी किसी और का हक नहीं होने दे सकता हूँ मैं। और रही बात उसकी मर्जी की, तो माना कि आज वो मेरे साथ अपनी खुशी से नहीं है, जबरदस्ती रखा है मैंने उसे अपने पास। लेकिन मैं उसे इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा कि चाह कर भी वो मुझसे दूर ना जा पाएगी और खुद मेरे साथ होना चाहेगी। उसे जबरदस्ती से नहीं, बल्कि अपनी मोहब्बत से अपना बनाऊंगा। और मैं उसे हासिल नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि उसे जीतना चाहता हूँ। वो भी अपने इश्क की ताकत से, ना कि अपने जोर या जबरदस्ती से। अगर हासिल करना होता तो अब तक तो कर भी चुका होता। मौका तो था मेरे पास, लेकिन नहीं किया ऐसा। क्योंकि मोहब्बत करने में और हासिल करने में बहुत फर्क होता है। और इन दोनों के बीच का ही तो रिश्ता है मेरा मेरी स्तुति के साथ। अब रही बात तुम्हारी, तो उस बारे में मैं क्या ही कहूँ। तुम्हें अपना इंतजाम तो खुद ही करना पड़ेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। फिर कुछ सोचते हुए बोला, चलो एक डील करते हैं। तुम चाहते हो ना कि मैं उसे छोड़ दूं? तो मान लो कि छोड़ दिया। उसकी बात सुनकर मोक्ष की आंखों में चमक आ गई और उसने हाँ में सिर हिलाया। तो श्लोक बोला, लेकिन उसके बाद वो चुप हो गया और मोक्ष सोच में पड़ गया। श्लोक उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं स्तुति को छोड़ दूंगा बशर्ते तुम मुझसे अपनी शादी तोड़ दो। उसकी बात सुनकर मोक्ष को झटका लगता है और वो हैरानी से उसे देखने लगता है। श्लोक बोला, क्या हुआ, झटका लगा क्या? अब देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता ही है ना। मैं उसे छोड़ दूं और तुम उससे शादी कर लो। अब ऐसा करने में मेरा क्या फायदा? इसलिए तुम उससे अपनी शादी तोड़ दो और मैं उसे छोड़ दूंगा। बोलो मंजूर है? मोक्ष गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं क्यों तोड़ूंगा अपनी साथी स्तुति से भला? प्यार करता हूं मैं उससे। उससे शादी करना सिर्फ मेरी ही नहीं, उसकी भी मर्जी है। मैं तुम्हारी तरह जबरदस्ती शादी नहीं कर रहा हूँ उससे।
मैं उससे प्यार करता हूँ और वो मुझसे, इसलिए शादी करने जा रहे थे हम दोनों। श्लोक टेढ़ा मुस्कुराते हुए, क्या कहा? प्यार? प्यार करते हो दोनों एक दूसरे से? अच्छा तो जरा एक बार अपने दिमाग पर जोर डालकर मुझे बताओ कि आज तक स्तुति ने कितनी बार अपने मुंह से यह बात कही होगी कि वो तुमसे प्यार करती है? क्या उसने कभी सामने से कहा कि मोक्ष आई लव यू? कभी उसने तुमसे शादी की इच्छा जाहिर की थी सामने से? उसकी बातों को मोक्ष ने सोच में पड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उसे याद आया कि आज तक कभी स्तुति ने तो उसे सच में नहीं कहा कि वो उससे प्यार करती है, और ना ही कभी ऐसा कुछ किया जिससे ये जाहिर हो सके कि इसके दिल में भी मोक्ष के लिए उतना ही प्यार है जितना कि मोक्ष के दिल में है। हाँ, माना कि वो शादी अपनी खुशी से ही कर रही थी मोक्ष से, क्योंकि वो उसे अच्छे से जानती थी, समझती थी। वो अच्छा दोस्त था उसका, अच्छे से वो समझता था उसे। एक दूसरे के साथ वो कंफर्टेबल थे, इसलिए मोक्ष के इजहार पर और शादी के प्रपोजल पर वो खुशी खुशी मान गई थी। लेकिन रही बात प्यार की, तो वो सिर्फ मोक्ष की तरफ से ही था, शायद स्तुति की तरफ से नहीं। उसे यूं सोच में गुम देखकर श्लोक मुस्कुराया और उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे मोक्ष वापस अपने सेंसेस में आया। तो श्लोक बोला, देखो मेरे एक सवाल ने तुम्हें इतनी गहरी सोच में डाल दिया। इसका मतलब तो साफ है ना कि स्तुति ने कभी तुमसे वो सब नहीं कहा जो दो प्यार करने वाले कहते हैं एक दूसरे से। खैर वो सब छोड़ो और मुझे बताओ कि क्या अब तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो? अगर छोड़ दूंगा तो क्या शादी से मना कर दोगे? मोक्ष को अब उसकी बात पर और गुस्सा आने लगा और वो आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, बस बहुत हुआ अब। कब से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, वो भी बिना मतलब के। कितनी बार भी अपनी दलीलों को सही साबित करने की कोशिश कर लो, लेकिन इस सच को कभी नहीं जुटला पाओगे कि स्तुति मेरी होने वाली पत्नी है। उसकी शादी मुझसे होने वाली है। तुम चाहो या ना चाहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं कभी भी स्तुति के साथ अपनी शादी नहीं तोड़ने वाला, तुम चाहे कितनी भी उकसाने की कोशिश कर लो। समझे मिस्टर श्लोक उपाध्याय? उसकी बात पर श्लोक हल्के से मुस्कुरा दिया और प्यार से उसका हाथ अपने कॉलर से नीचे किया और शांत लहजे में बोला, मुझे पता है ऐसा सुनकर बहुत तकलीफ होती है अक्सर, पर क्या करें, अब सच्चाई से जितना भी मुंह फेर लिया जाए उसे बदला तो नहीं जा सकता है ना। आखिर और तुम दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि उसमें सिर्फ तुम्हारा एक तरफा प्यार शामिल है। लेकिन प्यार तो मतलब ही नहीं होता ना। फिर तुम्हारा प्यार इतना मतलबी कैसे हो सकता है कि सिर्फ अपने एक तरफा प्यार के लिए उससे शादी कर रहे हो? उसकी बात पर मोक्ष बोला, अच्छा मेरा प्यार मतलबी है। चलो मान लिया कि मेरा प्यार मतलबी है, तो तुम भी तो यही दावा करते हो ना कि तुम भी उससे प्यार करते हो। तो बताओ तुम्हारा प्यार मतलबी नहीं है? अरे तुम्हारा प्यार मतलबी होने के साथ साथ फरेबी भी है। एक तो उसे चोरों की तरह उठाकर ले आए और अब उसकी मर्जी के बिना उसे अपने पास रखा हुआ है। अगर इतना ही सच्चा प्यार करते हो तो अब तक उसे छोड़ दिया होता। कहा नहीं क्या उसने तुम्हें उसे छोड़ने के लिए कहा होगा ना? पर क्या छोड़ा तुमने उसे? उसकी खुशी के बारे में सोचा? नहीं ना, क्योंकि तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा। उसके आंसुओं से दिल नहीं पिघला तुम्हारा? यही है ना तुम्हारा सो कॉल्ड प्यार? तो अब बताओ कौन सही है? उसकी बात सुनकर श्लोक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कैसे स्तुति से खुद को छोड़ने के लिए कहती रहती है। अब उसके बारे में सोचकर उसे बुरा लग रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने स्तुति के साथ कितना गलत किया है। वो आगे बढ़ा और मोक्ष की आंखों में देखते हुए बोला, अच्छा तो मुझे मैनिपुलेट करना चाहते हो अपनी बातों से? खुद को सही और मुझे गलत साबित करना चाहते हो? पर शायद भूल रहे हो कि बात किससे कर रहे हो। किसी गली के रोमियो मजनू से नहीं, बल्कि श्लोक उपाध्याय से बात कर रहे हो, और वो भी उसकी जान के बारे में। तो एक बार जरा अपने पल्ले गांठ बांध लो कि तुम्हारी ये तरकीब तो कामयाब होने से रही। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या कहा तुमने कि उसे अपना बनाने के लिए मैंने उसे अपने पास जबरदस्ती रखा है? तो सुनो, उसे अपना बनाने के लिए मुझे उसके साथ जबरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मेरा प्यार ही काफ़ी है, वो एहसास ही काफ़ी है उसे खुद के पास लाने के लिए, जिनमें उसके लिए बेशुमार मोहब्बत है। तो अब तुमसे खुल्लम खुल्ला चैलेंज है मेरा, उसे बिना अपने पास रखे अब अपना बनाऊंगा, वो भी तुम्हारे और पूरी दुनिया के सामने। आज ही उसे छोड़ दूंगा मैं। फिर सीरियस टोन में बोला, और उसके बाद शुरू होगा मेरा स्तुति को अपना बनाने का मिशन, वो भी बिना जोर जबरदस्ती के। वो मेरी होगी, सिर्फ मेरी, क्योंकि स्तुति सिर्फ श्लोक की है, सिर्फ श्लोक की।
उसे तो क्या, उसके ख्याल को भी किसी और का ना होने देगा ये श्लोक। तो अब तुम अपनी कोशिश करो और मैं अपनी। लेकिन तुम उसे बचाने की कोशिश करना मेरे प्यार में पड़ने से। फिर इतना कहकर वो मुस्कुरा दिया और बोला, क्योंकि पहली बार श्लोक उपाध्याय को इश्क हुआ है, और वो भी जिद्दी वाला। और आखिरी बार भी, क्योंकि अब मेरी जान के अलावा किसी और में इतना दम नहीं कि वो श्लोक के दिल पर राज कर सके। ये जुर्रत तो सिर्फ मेरी जान ही कर सकती है। फिर उसने अपने दिल पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए, इस दिल पर राज नहीं, कब्जा किया है उसने। तो अब इसकी राजगद्दी तो उसी को संभालनी पड़ेगी ना आखिर। उसकी बातें सुनकर मोक्ष को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो चाहता था श्लोक कैसे भी करके स्तुति को छोड़ दे। इसलिए अपने गुस्से को काबू किया खड़ा था। फिर श्लोक बोला, आज मैं अपनी जान को छोड़ दूंगा, अपनी कैसे। हाँ, उसके बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, पर कोई ना, कैसे भी करके मैनेज कर लूंगा। उसे हमेशा के लिए अपना बनाना है, तो थोड़ी सी दूरी तो सहनी ही पड़ेगी ना। फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर वो वापस मुड़ा, और बिना मुझ की बात सुने वहां से चला गया कार में बैठकर। फिर गाड़ी उसके पास लाकर कार का शीशा डाउन करके बोला, अब चलता हूँ। वो क्या है ना, कुछ देर मुझे अपनी जान के साथ टाइम स्पेंड करना है, उसके मायके जाने से पहले। इतना कहकर वो आई बिंग करके अंदर चला गया, और मोस्क उसे जाते हुए देखने लगा, और फिर गुस्से से अपने पैर से वहां पड़े पत्थर को जोर से ठोकर मारी और बोला, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम श्लोक, मेरे और मेरी स्तुति के बीच में आकर। इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। पर फिलहाल मेरा ध्यान सिर्फ स्तुति पर होना चाहिए। आज वो वापस आ जाएगी अपने घर, हमारे पास, मेरे पास। तो अभी तुम्हारे बारे में सोचकर मैं यह समय बर्बाद नहीं करना चाहता। इतना कहकर उसने ड्राइवर से कहकर अपनी गाड़ी मंगवाई, और फिर वो भी वहां से चला गया। उधर श्लोक फुल स्पीड से कार चलाते हुए अपने घर पहुंचा, और सीधा अपने रूम का लॉक खोलकर स्तुति के पास चल दिया। दरवाजा खोलते ही स्तुति उस पर टूट पड़ी, और उसका कॉलर पकड़कर गुस्से से बोली, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे यहाँ बंद करके रखने की। और मोक्ष कहाँ गया? तुमने उसे बताया नहीं होगा ना कि मैं यहीं पर हूँ। वो बेचारा मुझे जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहा होगा। जल्दी से मुझे यहाँ से जाने दो, ताकि मैं अपने घर जा सकूं, अपने परिवार के पास, अपने मोक्ष के पास। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मोक्ष के लिए स्तुति के मुंह से अपना वर्ड सुनते ही श्लोक ने स्तुति का हाथ अपने कॉलर से हटाया, और उसे सामने की दीवार से लगाकर अपने दोनों हाथ उसके दोनों तरफ रखकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे मुंह से किसी और के लिए अपना शब्द नहीं सुन सकता हूँ मैं जान। और खासकर उस मोक्ष के लिए तो आज के बाद कभी मत बोलना, वरना वो बेचारा किसी का भी नहीं रहेगा। उसकी बात पर स्तुति उसे गुस्से से घूरने लगी, तो वो बोला, हाय मेरी शेरनी, क्या जानलेवा गुस्सा है मेरी जान का। इससे साबित होता है कि हम दोनों परफेक्ट मेड फॉर ईच अदर हैं। स्तुति गुस्से से बोली, बकवास बंद करो अपनी, और मुझे यहाँ से जाने दो। इसी में भलाई है तुम्हारी। श्लोक मुस्कुराते हुए बोला, छोड़ देता हूँ ना जान, पहले जाने से पहले मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड तो कर लो। उसकी बात पर स्तुति हैरान हो गई, तो वो बोला, हाँ सच कह रहा हूँ, आज तुम्हें छोड़ दूंगा अपने इस कैद खाने से। बस उससे पहले तुम्हें जी भर कर देख लूं, और अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तो स्तुति हैरानी से बोली, और क्या? तो श्लोक उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा, और उसके एकदम करीब आ गया, जिससे उसके साथ साथ स्तुति की भी अब धड़कनें बढ़ने लगी थी। दोनों के चेहरे एकदम करीब थे, सांसें आपस में टकरा रही थी। श्लोक बोला, और जी भरकर प्यार कर लूं। उसकी बात सुनकर स्तुति हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, तो श्लोक ने पहले उसकी नाक पर किस किया, और फिर उसके होठों को हल्के से छुआ। श्लोक की हरकत से स्तुति स्तब्ध रह गई। श्लोक उससे अलग हुआ और उसे प्यार से निहारने लगा। स्तुति कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी शायद। उसे एक तरह से अच्छा भी लग रहा था कि श्लोक ने उसे खुद ही रिहा कर दिया अपनी कैद से। लेकिन उसे इस बात से जितनी खुशी होनी चाहिए थी, उतनी वो महसूस नहीं कर पा रही थी, और वजह वो खुद भी नहीं जानती थी, इसलिए कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। श्लोक उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ, खुश नहीं हो तुम? क्या आखिर खुद ही तुम्हें छोड़ दिया मैंने? तुम्हें तो अब तक यहाँ से भाग जाना चाहिए था, लेकिन तुम अब तक भी यहीं हो। या फिर खुशी इतनी ज्यादा हो गई कि संभाले नहीं संभल रही है। उसकी बातों से स्तुति होश में आई, और खुद को नॉर्मल प्रिंटेड करते हुए बोली, मैं खुश हूँ, बहुत खुश, समझे तुम। और हाँ, उसे उंगली दिखाते हुए, ये मत समझना कि मुझे छोड़कर मुझ पर कोई एहसान किया है तुमने।
यह तो आज या कल होना ही था। छोड़ना तो तुम्हें मुझे पड़ता है, अपनी मर्जी से या मजबूरी से, आज नहीं तो कल। इसलिए खुद को ज़्यादा महान दिखाने की कोशिश मत करो तुम, समझे? श्लोक उसकी बात पर हंसने लगा और स्तुति उसे हैरानी से देखने लगी। श्लोक ने उसकी उंगली को अपनी उंगली में फंसाकर प्यार से नीचे करते हुए कहा, हाय जान, सच में तुम्हारी इन्हीं अदाओं का तो मैं कायल हूँ। सच्ची मतलब कमाल हो तुम भी। जिस सिचुएशन में लड़कियां मौके का फ़ायदा उठाती हैं, तुम वहाँ मुझे धमका रही हो मेरे सामने खड़ी होकर। ओह, तुम्हारी ये बेबाक सी हिम्मत, और ऊपर से उसके चेहरे के करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए तुम्हारी ये कातिल निगाहें, मेरा खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं तो वैसे ही पूरी तरह से तुम पर फिदा हूँ, अब और क्या घायल करोगी मुझे? अब तो तुम नशा मेरी रगों में खून के साथ साथ बहने लगा है। मैं तो तुम्हारा हो ही चुका हूँ। फर्क बस इतना है कि इसका एहसास तुम्हें होने में अभी टाइम है। लेकिन वादा है मेरा कि जिस दिन तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास हो गया ना, इस दिन तुम खुद को रोक नहीं पाओगी मेरे पास आने से। तो बस तब तक का इंतजार कर रहा हूँ जान। इतना कहते उसने वैसे ही उसके हाथ को पकड़ा और प्यार से अपने होठों से लगा लिया। तो इस बार स्तुति ने अपना हाथ झटक दिया और बोली, किसी तरह की खुशफहमी पालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दिन कभी नहीं आने वाला। आज के बाद से तुम्हारे और मेरे रास्ते हमेशा के लिए अलग हैं मिस्टर श्लोक। जा रही हूँ मैं हमेशा के लिए यहाँ से। और वैसे भी बहुत जल्द मेरी शादी हो जाएगी मोक्ष के साथ। फिर सब वैसे ही चलेगा जैसे तुम्हारे आने से पहले था। इतना कहकर वो जाने लगी तो श्लोक ने उसका हाथ पकड़ लिया। स्तुति ने मुड़कर देखा तो श्लोक ने उसके हाथ में एक पैकेट देते हुए बोला, जाने से पहले कपड़े बदल लो, क्योंकि ऐसे नाइट सूट में जाओगी तो लोग गलत समझेंगे तुम्हें, जो कि मैं नहीं चाहता। इसलिए तुम्हारे लिए लाया था, इन्हें पहन कर जाना प्लीज़। उसके प्लीज कहने पर स्तुति कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप से वो पैकेट ले लिया और चली गई वहाँ से। और श्लोक वैसे ही खामोशी से उसे जाते हुए देखने लगा। थोड़ी देर बाद स्तुति चेंज करके आई तो श्लोक हाल में ही बैठा हुआ था, उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही स्तुति पर उसकी नज़र पड़ी तो वो मंत्रमुग्ध हो गया। वो एकटक देखने लगा, क्योंकि स्तुति ने येलो कलर का सलवार सूट पहना था जिसका दुपट्टा मैरून कलर का था। वो सीढ़ियों से उतरकर आई और श्लोक के सामने खड़ी हो गई। वो कुछ बोली नहीं और ना ही श्लोक कुछ बोल रहा था। वो बस खामोशी से उसे देखे जा रहा था। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और चुपचाप से स्तुति की एक फ़ोटो खींच ली। स्तुति से हैरानी से देखने लगी तो वो बोला, जा रही हो मेरी नज़रों से दूर? अभी तो इन आँखों को सुकून देने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना ना सो पाऊंगा और ना ही जी पाऊंगा। आदत हो गई है ना तुम्हारी इन आँखों को। तो तुम्हारे जाने के बाद ये तुम्हें ढूंढेंगी तो क्या कहूँगा इन्हें कि इनका सुकून इनसे दूर चला गया है? ये तो मुझे परेशान कर देंगी, इसलिए ये किया मैंने। पता नहीं कब तक यूं ही काम चलाना पड़ेगा। इतना कहते हुए वो उसके एक कदम पास और उसके सर से अपना सर जोड़कर आंखें बंद करके बोला, बहुत प्यार है तुमसे जान, मत जाओ ना मुझसे दूर। जी नहीं पाऊंगा अब, तुम्हारे सिवा कोई है ही कहाँ मेरा। बेपनाह मोहब्बत है तुमसे, तुम्हारे बिना सांस लेना भी गवारा नहीं है अब। क्यों नहीं दिखता तुम्हें मेरा प्यार? एक बार सोच कर देखो, क्या सच में इतना बुरा हूँ मैं? उसकी बातों ने स्तुति के दिल को जोरों से धड़का दिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो उसे खुद से दूर क्यों नहीं कर पा रही। तभी श्लोक उससे दूर हुआ और एकदम से अपना चेहरा घुमा लिया और अपनी आंखें साफ करने लगा, जिससे स्तुति को पता न चले कि उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन स्तुति को आभास हो गया था। श्लोक ने अपनी आंखें साफ की और पलटकर बोला, चलो जल्दी से यहाँ से चली जाओ अब, वरना अगर थोड़ी देर और तुम यहाँ रुकी ना तो मेरा मन फिर से बदल जाएगा और फिर तुम्हें यहाँ से चाह कर भी जाने नहीं दे पाऊंगा मैं। और अब ज़बरदस्ती तुम्हें कैद नहीं करना चाहता हूँ मैं, अपनी मोहब्बत में कैद करना चाहता हूँ तुम्हें, न कि घर की चार दीवारी में। इसलिए बाहर ड्राइवर खड़ा है गाड़ी के साथ, तो जाओ तुम, वो तुम्हें पहुँचा देगा अच्छे से। और हाँ, सबको वहाँ जाकर बोलना कि तुम भाग कर आई हो, जिससे तुम पर कोई सवाल ना उठा पाए। और अगर मेरा नाम लेना चाहो तो ले लेना, इसके लिए तुम्हें पूरी फ्रीडम है। इतना कहकर वो चुप हो गया और स्तुति वहाँ से बाहर की ओर चली गई। लेकिन न जाने क्यों उसे बाहर जाते हुए अपने कदम बहुत भारी लगने लगे थे। उसे खुशी महसूस ही नहीं हो रही थी। वो बाहर पहुंची और ड्राइवर ने उसे देखते ही गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। वो जाकर उसमें बैठ गई
और शीशा डाउन करके वो श्लोक के घर की ओर देखने लगी, आंखों को जैसे किसी का इंतजार हो। तभी उसे श्लोक आता हुआ दिखाई दिया तो उसकी आंखों की बेचैनी जैसे खत्म हो गई हो, लेकिन उसने खुद को नॉर्मल ही रखा। तभी श्लोक उसके पास आया और शीशे के पास झुककर बोला, अपना ख्याल रखना प्लीज, बाय। इतना बोलकर वो दूर हट गया और ड्राइवर से बोला, ध्यान से पहुंचा देना, और हाँ, गाड़ी घर से दूर रोकना, आगे चलकर चली जाएगी वो, और घर तक पहुंच जाए तभी वहां से मुड़ना तुम, समझ गए? ड्राइवर बोला, जी सर, समझ गया, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और गाड़ी घर से बाहर निकलने लगी। और स्तुति की नजरें वहीं अटक गई थी, लेकिन श्लोक का चेहरा घर की तरफ था। शायद वो उसे जाते हुए देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। गाड़ी घर से बाहर निकली और श्लोक ने अपना चेहरा उस तरफ किया तो आंखों में आंसुओं की धारा थी, जिन्हें वो कब से छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो आंसू साफ करते हुए बोला, क्या करके चली गई हो तुम जान? इस पत्थर को पिघला दिया तुमने, लेकिन साथ में अपनी मोहब्बत की चिंगारी भी लगा दी सीने में, जो दिन रात अब मुझे जलाएगी, और तुम्हारी याद से वो आग और भी ज्यादा दहकेगी, और ये जलन अब ज्यादा हो जाएगी तो बाहर निकलने लगेगी और मेरे गुस्से के रूप में न जाने कितनों को जलाएगी, और शायद मुझे फिर से वही पत्थर बनने पर मजबूर करेगी। तो अगर फिर से पत्थर ही बनाना था तो पिघलाया ही क्यों? अब मोहब्बत करना सिखाया तुमने है तो उसे निभाना तो पड़ेगा ही मुझे। वादा करता हूँ जान, अपनी मोहब्बत से तुम्हें जीतूंगा, तुम्ही से। तुम्हें पाना नहीं, तुम्हें जीतना है अब। कह तो दिया है, लेकिन तुम्हारे बिना रहना अब मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए नहीं रहूंगा तुम्हारे बिना, नहीं रह सकता मैं। ये श्लोक अब स्तुति के बिना अधूरा है, और अधूरा रहना मुझे पसंद नहीं, इसलिए बस तुम मेरी हो जाओगी जल्दी से, बहुत जल्द जान। इतना कहकर उसने उस हाथ को चूम लिया जिस पर स्तुति ने उसके पट्टी बांधी थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट।